अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा भाइयों के कमेंट थे कि हमने प्रीमियम डी वीज़ा सर्विस यूज़ करनी है, हम फ़लाँ कंट्री में हैं और हमारे पास फ़लाँ पासपोर्ट है, तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना पड़ेगा, आया ये पासपोर्ट एलिजिबल है या नहीं है। उस पे जो भी चंद बातें हैं बाद में देखते हैं। पहले ये है कि आज तो चलें 1 जुलाई हो गया, पिछले माह जून में यही सुना कि जी इंटरव्यू नहीं हो रहे। इंटरव्यू एम्बेसी ने बंद कर दी हैं, चाहे इंडिया हो चाहे यूएई हो। लेकिन ये बात गलत साबित हुई है, क्योंकि लास्ट मंडे वाले दिन भी इंटरव्यू हुआ है यूएई में, और इसके अलावा 2 दिन पहले भी इंटरव्यू हुआ है। हाँ, उस हवाले से आप कह सकते हैं कि उस तरह ज़्यादा नहीं हो रहे जिस तरह पहले तकरीबन 90% लोगों के हो रहे थे। लेकिन अभी भी अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है तो मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, मुझे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई आप कम अज़ कम अलर्ट रहें। इंटरव्यू के लिए कॉल कभी भी आ सकती है, आप ये सोचकर मत बैठो। क्योंकि ये 2 केस देखकर जो मेरे इल्म में आए हैं, मैं आपको ये बात बता दूं कि इंटरव्यू जो हैं वो बंद नहीं हुए, अभी भी होने के चांस हैं। शायद आपको ना आए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अभी मुकम्मल ही बंद कर दिए हैं इंटरव्यू हो ही नहीं रहे। इंटरव्यू बहरहाल वो कंडक्ट कर रहे हैं, डिपेंड करेगा बंदे की प्रोफाइल पे, फाइल पे या उसके एम्प्लॉयर पे, लेकिन बहरहाल चांस हो सकता है। और एक और चीज़ जो ऑब्ज़र्व की है, जो उन्होंने पूछी है कि आपने होटल बुकिंग लगा रखी है, बिलफ़र्ज़ अगर आपने उनको अगस्त का प्लान दिया था और अगस्त की होटल बुकिंग आप साथ लगा रहे हैं और आपकी सैलरी भी कोई ख़ास नहीं है, 600-700-800 यूरो पर मंथ है। अभी पीक सीज़न चल रहा है टूरिज़म का भी, और हॉस्टल भी अवेलेबल नहीं है। होटल जो हैं वो तकरीबन 4 स्टार 5 स्टार होटल अवेलेबल हैं, जिनका पर नाइट का तकरीबन $200-300 किराया। अभी अगर आप 15 दिन भी लगाएं, हालांकि 15 दिन लगाने नहीं चाहिए, 1 महीना तो मिनिमम होना चाहिए। 1 महीने की लगाएंगे तो ये 4 से 5 हज़ार बल्कि $6,000 या 5,000 यूरो तक रकम चली जाएगी। अभी उन्हें भी समझ आ जाती है कि ये बंदा कैसे अफोर्ड करेगा, तो ये आपकी फ़ाइल पे इम्पेक्ट जो है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। आप हाउस एग्रीमेंट के लिए कोशिश कर सकते हैं, जो कि एक ज़ाहिर बात है ख़र्चे वाला काम है, जिस पे मिनिमम 200-300 यूरो तो लग ही जाता है। या किसी फ्रेंड को बोल कर डिक्लेरेशन फार्म ले सकते हैं। लेकिन होटल बुकिंग लगाना आजकल के पीक सीज़न में अक्लमंदी नहीं है। मंडे वाले दिन जिस बंदे का इंटरव्यू हुआ है, उससे भी उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि आपने होटल बुकिंग लगाई है तो आप कैसे अफोर्ड करोगे इतनी महंगी होटल बुकिंग। तो इस बात को ज़रा आप जहन में रखें, क्योंकि कास्ट जो है ज़्यादा आती है। चाहे ना भी लिखी हो, आपने जो बुकिंग पेपर उनको प्रोवाइड किया है उस पर कास्ट नहीं अगर लिखी हुई, लेकिन बहरहाल उनको अंदाज़ा ज़रूर रहता है कि कास्ट जो है ज़्यादा, और ये बंदा जो है वो कैसे अफोर्ड कर सकता है इतनी ज़्यादा कास्ट को, कि ये वर्क वीज़े पर जा रहा है। विज़िट के लिए जा रहा हो तो चलें, वो तो उसकी बैंक स्टेटमेंट क्लियर या कवर अप कर देती है। लेकिन जो वर्क एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जा रहा है और इतनी महंगी होटल बुकिंग लगा रहा है, तो उसकी बहरहाल कोई लॉजिक तो बनती नहीं है। जब पीक सीज़न नहीं था उस टाइम चलें हॉस्टल वगैरह लगा के काम चलाया जा सकता था। हॉस्टल में भी 40-50 यूरो पर नाइट में मिल जाता था, और अगर पर मंथ की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 1100-1200, 1300 यूरो तक जाता था। वो चलें समझ में आती है बात के बंदा चलें फ़र्स्ट मंथ है, आगे अरेंज कर लेगा जो भी इसने शेयरिंग अकामोडेशन वगैरह लेनी है। लेकिन अगर 4-5 हज़ार या 6,000 यूरो का आप उन्हें होटल बुकिंग प्रोवाइड करेंगे तो फिर उनका भी माथा ठनकेगा कि इसका कोई और एम है, ये एम नहीं है। और बहरहाल उनकी यही कोशिश रहती है कि जो इंटरव्यू देने आया हुआ है इसको कंफ्यूज करें। कंफ्यूज इस हवाले से भी वो कर सकते हैं कि अगर आपने उनको कोई चीज़ प्रोवाइड की है 3 महीने की, चलें इंश्योरेंस की मिसाल ले लेते हैं, आपने इंश्योरेंस 3 महीने की दी है, वो आपको बोलता है आपको इंश्योरेंस ही 2 महीने की है। अब आपने किसी ऐसे बंदे से करवाई या एजेंट ने आपको दी, कंसल्टेंट ने दी, जिसने आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से नहीं दी। अब आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि शायद उसने 2 महीने की मुझे दी हुई है, तो आप बोलोगे हाँ मैंने 2 महीने की लगाई है, लेकिन वो होती 3 महीने की है। वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, दाएं बाएं घुमाने के लिए बोल देते हैं कि ये तो 2 महीने की लगी हुई है, ताकि आपको चेक करने के लिए कि आपने खुद लगाई है, आप कन्फर्म है या नहीं कन्फर्म। अब अगर आप खुद गड़बड़ाएँ, आपको पता ही नहीं है कन्फर्म कितने दिनों की है, तो फिर आपका गड़बड़ाना उनके शक को यकीन में बदल देता है कि वाकई ये बंदा जेन्युइन नहीं है, ये इस तरह ही पकड़ तकड़ के आया हुआ है, किसी ने इसको भेजा हुआ। इसलिए तमाम ज़रा बातें, क्योंकि जो कंसल्टेंट है या जो एजेंसी हैं वो VFS वाले दिन या अपॉइंटमेंट वाले दिन ही आपको दरवाज़े पे मिलती हैं, फ़ाइल पकड़ाती हैं और अंदर भेज देती हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फ़ाइल जमा करवा के बाहर आते हैं, रसीद वो ले लेते हैं।
इंटरव्यू कॉल आएगी, इंटरव्यू तो अब आपने ही देना ना, अब क्वेश्चन तो आपसे ही होंगे। तो फिर इस तरह बंदा जो है वो फंस जाते हैं। ये बहुत मैंने केस देखे हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ होते, उन्होंने गड़बड़ा दिया बंदे को, बंदा सही जवाब नहीं दे सका। ये तो उनकी है जिनको इंग्लिश आती है, जिसको इंग्लिश ही नहीं आती वो तो हेलो हाय में उसको वापस भेज देते हैं कि भाई जाओ, आपके दाना पानी पूरा हो गया, फिर मिलेंगे। ये हो गई इंटरव्यू से रिलेटेड बातें। अगर इंटरव्यू की कॉल आती है, चाहे इंटरव्यू यूएई में दे रहे हैं, इंडिया में दे रहे हैं, अभी तो इंडिया में 80 दिन के बाद भी इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही है, और अच्छी बात यह है कि उससे 1 या 2 वीक के बाद पासपोर्ट रिसीव हो जाता है। तो ये बातें आप तमाम ज़हन में रखें। इंडिया में भी वीज़ा ग्रांट हुआ है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, कितने दिन लगे हैं और कैसे इंटरव्यू हुआ और कैसे इंटरव्यू मिस भी हुआ। अच्छा चलें बात करते हैं, वापस आते हैं प्रीमियम डी वीज़ा पे। प्रीमियम डी वीज़ा पहले तो सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए मखसूस था जहाँ पे एम्बेसी नहीं था माल्टा का, लेकिन अभी उन्होंने मज़ीद एक्सपेंड किया, उन मुल्कों में भी स्टार्ट किया जहाँ पे एम्बेसी है लेकिन अपॉइंटमेंट का इशू है या कोई और इशू है, या एम्प्लॉयर को आपकी अर्जेंट बेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रीमियम डी वीज़ा जो है अभी उन मुल्कों में भी अवेलेबल है, लेकिन अभी आइडेंटी माल्टा या सेंट्रल वीज़ा यूनिट के पास बहुत ज़्यादा रश है इन वीज़ों के हवाले से। पहले सेम डे में रिप्लाई करता था सेंट्रल वीज़ा यूनिट, अभी 2 से 3 दिन लेता है किसी भी आम बंदे को किसी भी क्वेरी के हवाले से जवाब देते हुए। और ये प्रोसेस जो पहले चंद दिनों में 10-15 दिन 20 दिन में कंप्लीट हो जाता था, अभी 1.5 महीने में भी मुकम्मल नहीं हो रहा। बहरीन में एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई के लिए प्रीमियम डी वीज़ा हासिल की थी, लिंक भी हासिल हुआ है, हर चीज़ हासिल हुई है, लेकिन तमाम डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर को भेजने के बाद भी अभी भी वो जो वीज़ा है वो अंडर प्रोसेस है, अभी भी तकमील के मराहल में नहीं पहुंचा और अभी भी पासपोर्ट जो है वो कोरियर नहीं हुआ। बात बताने का मकसद ये है कि ये सर्विस है सही है, लेकिन ये चंद पहले दिनों में जो वीज़े लग गए जल्दी लग गए, लेकिन अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम हो रहा है। 45 या 60 दिन तो मेरा ख़्याल है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके एम्प्लॉयर को भिजवा दिए थे, सिर्फ अभी पासपोर्ट कोरियर होना था, लेकिन उनको अभी रिसीव नहीं हुआ सेंट्रल वीज़ा यूनिट की जानिब से ग्रीन सिग्नल कि आप पासपोर्ट कोरियर कर दो। अभी भी पासपोर्ट उनके हाथ में है, किसी को 40 दिन हो गए हैं, किसी को 50 दिन हो गए हैं, और इतना टाइम गुजर जाए और इसके लिए कन्फर्म टिकट भी लगाना ज़रूरी है। तो कन्फर्म टिकट आप करवा लेंगे, उस पर भी पैसे लगाएंगे, बाद में पासपोर्ट कोरियर हो या ना हो। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन जो है ये आपके एम्प्लॉयर की हेल्प से ही हो सकता है। एम्प्लॉयर नहीं करना है, जो करना है आप इस हवाले से बेबस हैं। आप डायरेक्ट खुद किसी किस्म की कम्युनिकेशन सेंट्रल वीज़ा यूनिट के साथ वीज़ा से रिलेटेड या वीज़ा के मामले में नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी भाई भी यही कहते हैं कि हमारे मुल्क में एम्बेसी नहीं है तो हमने पासपोर्ट कोरियर करना है। मेरे महदूद इल्म के मुताबिक पासपोर्ट कोरियर करना बहुत मुश्किल अमल है, क्योंकि आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट कोरियर या बज़रिया डाक या बज़रिया पोस्ट भेजना इल्लीगल है, गैर कानूनी काम है। वो हिसाब वही होता है कि बच्चा बगल में डंडोरा शहर में, पासपोर्ट हमारे पास है लेकिन हमने कभी उसको खोल के देखा ही नहीं है। उसके सबसे लास्ट पेज पे हदायत में ये बात लिखी हुई है कि पासपोर्ट कोरियर करना इल्लीगल काम है। ये शर्त हट जाए फिर पासपोर्ट कोरियर हो सकता है, क्योंकि अभी सेंट्रल वीज़ा यूनिट वाले भी यही बोल देते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट कोरियर नहीं होता तो ये सर्विस पाकिस्तान के लिए नहीं है। अभी सुन रहे हैं कि ये शायद सर्विस शुरू हो गई है या नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अंडर प्रोसेस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के पासपोर्ट पहुंच गए हैं माल्टा। अभी उन पे वीज़ा पेस्ट होता है या नहीं होता है, मैं इस सिलसिले में अभी कंफर्म नहीं हूँ। वीज़ा पेस्ट होगा तो फिर आपको वीडियो की शक्ल में इन्फॉर्म किया जा सकता है कि भाई सेंट्रल वीज़ा यूनिट ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी वीज़ा लगा दिया है और आप भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं, आप भी ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। लेकिन आज की इत्तला के मुताबिक फ़िलहाल ये सर्विस पाकिस्तान के लिए नहीं है। दुआ के हो जाए, बहुत लोगों का भला हो जाएगा जो बेचारे परेशान हैं, क्योंकि सेंट्रल वीज़ा यूनिट अप्रूवल नहीं दे रहा यूएई एम्बेसी के लिए, और यूएई एम्बेसी ने मुकम्मल तौर पे हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भाई सेंट्रल वीज़ा यूनिट की अप्रूवल होगी फिर यूएई आना, अदरवाइज़ यूएई आने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों ने जाके भी देख लिया, वीएफएस के चक्कर भी लगा के देख लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग इसी तरह ही गए और इसी तरह ही वापस आए हैं। तो सेंट्रल वीज़ा यूनिट अप्रूवल तो की एम्प्लॉई इनिशिएटिव के तहत जो एम्प्लॉइज़ आएंगे कि जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा से मुराद है 2500 यूरो पर मंथ हो, 30,000 यूरो पर एनम हो, और वो वाकई एसेंशियल कैटेगरी में फ़ाल करते हो, फिर सेंट्रल वीज़ा यूनिट अप्रूवल मिलेगा। आम कोई भी कैटेगरी है, छोटी मोटी लेबर, क्लीनर, ड्राइवर, भाई इनको सेंट्रल वीज़ा यूनिट अप्रूवल नहीं दे रहे। वो कब देंगे
कोई टाइम फ्रेम नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। जो लोग नए पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, अदर कंट्रीज़ में रह रहे हैं जिधर माल्टा एम्बेसी वर्क कर रही हो, मैं पाकिस्तानी नेशनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम डी वीज़ा भी फ़िलहाल वो यूज़ नहीं कर पा रहे और मेंढक जो हैं वो बारिश के बाद बोलना शुरू हो गए हैं बैकग्राउंड में। चलें, तो प्रीमियम डी वीज़ा सर्विस को भी वो फ़िलहाल अवेल नहीं कर सकते। तो जिन मुल्कों में एम्बेसी है वो उधर वर्क वीज़े पर रह रहे हैं, रेजिडेंट हैं, अप्लाई करें। कुवैत में रह रहे हैं, सऊदी अरब के मुतालिक अभी यही खबर आई है 23 जून से उन्होंने डॉक्यूमेंट अनटिल फर्दर नोटिस लेना बंद कर दिए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह खुल जाएगा। पहले भी वो 1-2 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, महीना बंद कर देते हैं, फिर ओपन हो जाता है। तो यही मान के चलते हैं कि ओपन हो जाएगा। यूएई में रह रहे हैं वर्क वीज़े पे, माल्टा के लिए अप्लाई करें, कोई इशू नहीं है। ये पाकिस्तानी को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, वीज़े ग्रांट हो रहे हैं। डिपेंड वही करेगा कि आपका सेम ट्रेड होना चाहिए। आपका इधर ड्राइवर है, उधर आप किसी रूम अटेंडेंट में कर रहे हैं, सेल्स में कर रहे हैं, इधर सेल्स है, उधर किसी और जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस ही नहीं मैच होता है। फिर भाई कहते हैं जी हमारे पिछले वीज़े तो यही थे। भाई पिछले वीज़े एम्बेसी नहीं देखती, जो मैटर करता है वो आपका करंट वीज़ा ही मैटर करता है कि आप अब किस वीज़े पर मुकीम हैं। पिछले चाहे आपके 10 वीज़े क्लीनर के लगे हों, अब ड्राइवर का लगा है, आप माल्टा क्लीनर में जा रहे हो, आप जो मर्ज़ी उनको बोलो भी मैंने पिछले क्लीनर के थे, मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वीज़ा लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अप्लाई करें लेकिन सेम ट्रेड में करें, कंसल्टेंट के थ्रू करना है, ख़ुद करना है, एजेंट जो भी करना है, लेकिन सेम होना चाहिए। सेम होगा भाई वीज़ा लगने का चांस है। कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म वही बंदा कह सकता है और वो बोल देते हैं जी हमने तो डन बेस पे बात की हुई है। डन बेस भाई कोई चीज़ नहीं होती, चांस होता है या आपकी फ़ाइल होती है या आपका एक्सपीरियंस होता है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। डन से मुराद ये है कि डन उसी वक्त ही हो सकता है कि एक साइड पे आप बैठे हो, एक साइड पे एम्बेसडर बैठा हो और आपकी डील हो जाए, इसको हम डन बेस बोलते हैं और ये डन बेस होता नहीं है। और इन तमाम बातों को ज़हन में रखते हुए दुआ करें हो जाए ओपन, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रीमियम डी वीज़ा ओपन नहीं है। मेरे इल्म के मुताबिक पासपोर्ट पहुंच चुके हैं माल्टा पाकिस्तानी, अभी वीज़ा ग्रांट होता है या नहीं होता मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन चंद दिनों में इंशाल्लाह आपको अपडेट दूंगा कि उन पे वीज़ा लगे हैं या नहीं लगे। टाइम ज़्यादा लग रहा है आजकल, मैंने बहरीन में मिसाल दी है, कतर में मिसाल दी है कि 40-45 दिन हो गए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं, लेकिन सेंट्रल वीज़ा यूनिट ने अभी भी पासपोर्ट नहीं मंगवाया। तो वीडियो हो गई है बहुत तवील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह इकट्ठे हुए हैं, कुछ भाइयों ने कहा भाई हमने अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया अभी ओपन है वर्ल्ड कप के लिए, तो हम विज़िट पर अप्लाई कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल एक सेपरेट टॉपिक बन सकता है क्योंकि अभी वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, अगर इस पर कोई जवाब देने की कोशिश की जाए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।